हेलो गाइस, कैसे हो? माई सेल्फ पुष्पेंद्र सिंह। वेलकम टू फ्लूइड मैकेनिक्स सीरीज। आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज। अब वो सबमर्ज्ड बॉडीज पार्शियल सबमर्ज्ड भी हो सकती हैं, जिनको फ्लोटिंग बॉडीज बोलते हैं, या फिर फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडीज भी हो सकती हैं। बट मुद्दे की बात कि भाई स्टेबिलिटी क्या होता है, तो स्टेबिलिटी इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, जिसके कारण यदि बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा डिस्टर्ब किया जाए तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। इसका यूज क्या है भाई? डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे कि सबसे ज़्यादा यूज़ तो आप देख सकते हो शिप के केस में, कि भाई जब शिप चलते हैं तो ड्यू टू वेव प्रेशर या विंड प्रेशर के कारण जो शिप्स अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब होते रहते हैं, और स्टेबिलिटी के कारण ही वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आते हैं। जैसे ये वाला शिप है, ये वाला शिप तो देखो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। यदि स्टेबिलिटी नहीं होती तो क्या हो जाता, पूरा पूरा शिप टॉपल कर जाता, बट टॉपल नहीं किया बल्कि वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आ गया। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। ठीक है, और इसी के बारे में अपन को पढ़ना है। तो स्टेबिलिटी को पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं अपन थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के बारे में, कि इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई। तो देखो, यदि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है देन इट इज सेट टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और यदि नेट टॉर्क जीरो है तो हम बोलते हैं कि वो किस में है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। और जब दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, ध्यान रखना, जब दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं तभी हम बोलेंगे कि बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में। यदि इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो देखो, तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं जनरली। तो तीनों टाइप के इक्विलिब्रियम्स को मैंने तीन कंडीशन से बता दिया है कि भाई एक बाउल टाइप का है, उसमें एक छोटी सी बॉल रख रखी है। ठीक है, अच्छा ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पर है, तो अभी इक्विलिब्रियम में है क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, mg को नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर रहा है। सेम यहाँ पर भी यदि मैं एक तरह से बॉल को उल्टा रख दूँ और फिर उसके ऊपर बॉल को रखूँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तब भी इक्विलिब्रियम में होगा, mg को नॉर्मल बैलेंस कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो है ही। ठीक है, ऐसे ही प्लेन सरफेस पे रखते हैं तब भी ये क्या है? इक्विलिब्रियम में है। बट तीनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? देखो, यदि मैं इस वाली बॉल को यहाँ से हल्का सा डिस्प्लेस करके थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, तो यदि मैं यहाँ से छोड़ता हूँ तो ये वापस से बॉल कहाँ पे आना चाहेगी? अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आना चाहेगी। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। वहीं पे यदि मैं इस वाली बॉल को हल्का सा डिस्प्लेस करूँ तो क्या ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आएगी? क्या नहीं आएगी, बल्कि दूर चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? इस वाले इक्विलिब्रियम में तो कोई स्टेबिलिटी है ही नहीं, तो दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वहीं पे यदि इस वाले केस में देखा जाए, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करके अपन ने यहाँ पे रखा, जैसे ही छोड़ोगे यहाँ पे भी क्या रहेगा? ये इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटा करके दूसरी पोजीशन में रखा, वहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में है, तो दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? तो ये तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, वो तीनों को मैंने एग्जांपल्स के थ्रू बता दिया। अच्छा, इसी में एक और बात बताता हूँ, ठीक है, ये एग्जांपल के थ्रू ही देखते हैं अपन। जैसे ये जो वाला जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, जब इस वाली पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है बॉल, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम। अभी इनके पास कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियस सी बात। जैसे जैसे मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा तो इसकी हाइट क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ क्या, कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है एट पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम अमंग सराउंडिंग पोजीशंस। सराउंडिंग पोजीशन से कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम। वहीं पर यदि मैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में देखूँ तो यहाँ पे क्या हाइट सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, इस वाले केस में ऑब्वियस सी बात है। तो इसके पास आसपास की सराउंडिंग एंड कंपैरिजन में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा। दैट मींस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में देखा जाए तो हर जगह पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, इस चीज को आप मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो। मैथमेटिकली अपन देखते भी हैं, बचपन में देखा भी होगा 11वीं 12वीं में। ठीक है, मैथमेटिकली देख सकते हैं, बट मैं इस चीज को बस आपको फील करवा रहा हूँ थ्रू एग्जांपल्स। ठीक है, याद रखना है, ये चीज हमेशा वैलिड है। ऐसा नहीं है केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी केस में वैलिड होगा, हमेशा वैलिड है। बस इसी को मैं एग्जांपल के थ्रू आपको दिखा रहा था। ठीक है, तो ये हो गई टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात। नेक्स्ट देखते हैं अपन, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, केवल स्टेबिलिटी की। जैसे ये वाला जो केस है, ये वाले केस में इन दोनों के कंपैरिजन में स्टेबिलिटी क्या है? ज़्यादा। ज़्यादा क्यों है भाई? क्योंकि यदि मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये तुरंत अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा। वहीं पे देखो, यहाँ से इसको डिस्प्लेस करेंगे
तो ये बॉल भी वापस से जाएगी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, लेकिन थोड़ा सा धीरे जाएगी। तो इसकी स्टेबिलिटी ऊपर वाले कंपैरिजन में क्या है, थोड़ी सी कम, और इसकी और कम। अच्छा, स्टेबिलिटी को और ज़्यादा कम करते क्यों जा रहे हैं, तो अपन एक तरह से कहाँ पहुँच जाएंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ से देखो एक चीज़ अपन बोल सकते हैं कि जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है इट इज़ अचीव्ड ओनली ऑन द एक्सपेंस ऑफ स्टेबिलिटी। जैसे जैसे आप स्टेबिलिटी कम करते जाओगे आप किस तरफ बढ़ रहे हो, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या, यदि स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कम होगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब क्या है, देखो जैसे मैंने इस बॉल को यहाँ से छोड़ा, तो छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाएगा, और फिर यहाँ से क्या होगा, वेलोसिटी होगी तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे रुकेगा, यहाँ से क्या होगा, फिर ये वापस से नीचे आएगा। तो एक तरह से यहाँ पे क्या करने लग जाएगा, ऑसिलेट करने लग जाएगा। सही बात है। अच्छा, स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो ये यहाँ से छोड़ने पर तुरंत अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा, तुरंत ऊपर जाएगा, तुरंत नीचे आएगा। तो यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड क्या हो गया, कम। वहीं पे यदि इस वाले केस को देखें, यदि मैं बॉल को इस वाली पोजीशन से छोड़ता हूँ तो ये भी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा, ये भी ऑसिलेट करेगा, बट इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने में टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। इसका जो टाइम पीरियड होगा ऑसिलेशन का वो क्या होगा, ज़्यादा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यदि स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड ऑसिलेशंस का क्या होगा, कम। इस चीज़ को देखो मैथमेटिकली भी देखेंगे, बट आप डायरेक्टली इसको नॉर्मली फील कर सकते हो कि यदि स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए ये सब बातें तो हुई इक्विलिब्रियम की। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज़ के बारे में, जिसमें सबसे पहला केस लेते हैं फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडीज़ के लिए। ठीक है, तो जैसे ये फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी है दैट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इसके ऊपर बॉयंट फोर्स और mg दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, और सिंस दोनों की लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है तो इसके ऊपर नेट टॉर्क भी कितना होगा, 0। ठीक है, अपन केस 1 ले रहे हैं जब आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर है। तो हमने देख चुके हैं कि भाई फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडीज़ में सेंटर ऑफ बॉयंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, दोनों कोइंसाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं। तो उसी का पहला केस यदि सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, तो देखो इस वाले केस में देखा जाए इक्विलिब्रियम में है, कोई दिक्कत नहीं, बट इसको डिस्टर्ब करते हैं। तो डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है, हल्का सा इसको घुमा दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे ही इसको घुमाया हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो देखो ये बॉयंट फोर्स और ये mg इसको किस तरह से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, ये वापस से इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देख लीजिए, जैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो देखो बॉयंट फोर्स और mg इसको किस तरह से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इसको वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, वहीं पे यदि मैं सेकंड केस देखता हूँ, सेकंड केस में क्या है, यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बॉयंसी के ऊपर है, कुछ इस तरह का केस। ठीक है, तो अभी इक्विलिब्रियम में है, कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा डिस्टर्ब करते हैं। तो डिस्टर्ब करने के लिए आपने किस डायरेक्शन में घुमाया है इसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा, वहीं पे देखो ये mg और fv अब इसको किस तरह से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी क्लॉकवाइज ही घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जैसे ही आपने इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब किया, क्या ये वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन में जा रहा है, क्या नहीं, बल्कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जा रहा है। तो दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या है, g और b क्या कर जाए, कोइंसाइड। तो अभी तो इक्विलिब्रियम में है, जैसे ही स्लाइटली डिस्टर्ब किया तब भी क्या होगा, g और b तो सेम ही है ना, तो अब भी नेट टॉर्क कितना है, 0 ही है, अब भी बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में ही है। तो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये हो गया पूरा पूरा फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडीज के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोटिंग बॉडीज़ के बारे में। तो देखो फ्लोटिंग बॉडीज़ के केस में एक दिक्कत है कि भाई हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडीज़ को यदि हम डिस्टर्ब करते हैं तो उनका सेंटर ऑफ बॉयंसी चेंज नहीं होता, लेकिन फ्लोटिंग बॉडीज़ के केस में इनको डिस्टर्ब करने पर सेंटर ऑफ बॉयंसी की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो इसके कारण क्या फ़र्क पड़ता है भाई, देखते हैं भाई कैसे देखेंगे। देखो वैसे यदि इसको ऑब्जर्व करते हैं किस तरीके से, जैसा अपन ने फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडीज को किया कि यदि जी बी से ऊपर है तो ये कैसा होना चाहिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या अपन फ्लोटिंग बॉडीज को भी वैसे स्टडी कर सकते हैं क्या। तो देखो होगा क्या, जैसे ही आप इसको डिस्टर्ब करोगे तो डिस्टर्ब करने पे सेंटर ऑफ बॉयंसी की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज। लेट्स से सेंटर ऑफ बॉयंसी की पोजीशन चेंज होकर के यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, अब देखो बॉयंट फोर्स कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी पर ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ। ये दोनों फोर्सेस का इफेक्ट देखें, ये दोनों फोर्सेस इसको किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अपन ने क्लॉकवाइज इसको घुमाया था
तो दोनों फोर्सेस का टॉर्क क्या कर रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मतलब वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कैसे इक्विलिब्रियम हो गया, ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया यार। जबकि अपन ने बोला था फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी के केस में यदि जी बी से ऊपर होता है तो वो कैसा होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है कि वो वाले फंडे फ्लोटिंग बॉडी से केस में तो नहीं चलने वाले। तो भाई क्या करें, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया, दैट इज कॉल्ड मेटा सेंटर। मेटा सेंटर क्या होता है, मेटा सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट फोर्स लाइन एंड द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी अंडर वेरी स्मॉल एंगुलर टिल्ट गिवन टू द बॉडी। मतलब क्या है, देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी है, फ्लोट कर रही है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी वर्टिकल एक्सिस। यदि मैं इसको हल्का सा एंगुलर टिल्ट करते हैं, हल्का सा इसको डिस्टर्ब करते हैं और लेट्स से सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ से शिफ्ट होकर के कहाँ आ गया, यहाँ पर। अच्छा, बॉयंट फोर्स देखें तो बॉयंट फोर्स इस तरह से लगेगा। तो ये बॉयंट फोर्स की लाइन वर्टिकल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मेटा सेंटर। ठीक है, अब देखो इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। ये बॉयंट फोर्स यहाँ पे लग जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ये दोनों फोर्सेस का टॉर्क इसको किस तरह से घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अपन ने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्टर्ब किया तो जो टॉर्क है वो टॉर्क इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये कैसा हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है कि यदि m आपका g से ऊपर लाया करता है तो दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी डिसाइड नहीं करेगा, कौन डिसाइड करेगा, मेटा सेंटर। जैसे वहां पर फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडीज के केस में स्टेबिलिटी कौन डिसाइड कर रहा था, सेंटर ऑफ बॉयंसी, कि यदि सेंटर ऑफ बॉयंसी आपका जी से ऊपर है तो बॉडी स्टेबल होगी। तो यहाँ पर अपन सेंटर ऑफ बॉयंसी को नहीं देखेंगे, यहाँ पे किसको देखेंगे, मेटा सेंटर को, कि यदि मेटा सेंटर ऊपर है जी से तो बॉडी कैसी होगी, स्टेबल। ठीक है, अच्छा यदि नीचे हो गया तो नीचे होने वाला केस देख लेते हैं कि लेट से आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको हल्का सा टिल्ट किया तो सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ पहुंच गया। अच्छा, पॉइंट फोर्स की लाइन देखें तो पॉइंट फोर्स की लाइन ये वाली हो जाएगी। ठीक है, ये वर्टिकल एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, ये, तो यही क्या हो जाएगा, मेटा सेंटर। ठीक है, एम जी देखें तो एम जी इस तरह से लगेगा। आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्टर्ब किया था, वापस से पॉइंट फोर्स और एम जी का टॉर्क भी वापस से कहाँ लग रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिस्टर्ब किया, अभी भी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये टॉर्क इसको वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा। तो दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है, यदि m g से नीचे है तो कैसा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, थर्ड केस कि भाई यदि आपने बॉडी को एंगुलर टिल्ट किया, इस तरह से टिल्ट किया कि सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो पॉइंट फोर्स लगाते हैं, तो जो पॉइंट फोर्स है उस वर्टिकल एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, जी पर। तो यही वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, मेटा सेंटर। मतलब क्या है, मेटा सेंटर और जी दोनों क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए। तो इस वाले केस में क्या होगा, देखते हैं चलो। एम जी भी ऐसे लग रहा है, पॉइंट फोर्स भी इसी लाइन के अलोंग लग रहा है, तो टॉर्क कितना होगा, 0। तो इसका मतलब क्या है, ये अभी भी बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम है। यदि फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी होगी तो आपको किसको देखना है, सेंटर ऑफ बॉयंसी को, कि यदि सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर है जी से तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, नीचे है तो अनस्टेबल, और यदि दोनों को इंसाइड कर रहे हैं तो दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फ्लोटिंग बॉडी से केस में वही वाला काम कौन कर रहा होगा, मेटा सेंटर। यहाँ पे स्टेबिलिटी आप सेंटर ऑफ बॉयंसी से नहीं देखोगे, किससे देखोगे, मेटा सेंटर से। यदि मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, दैट मीन्स बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। यदि नीचे तो दैट मीन्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और यदि मेटा सेंटर और जी दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी है फ्लोटिंग बॉडीज की स्टेबिलिटी की। लेकिन अब ये सब पढ़ क्यों रहे थे भाई, ठीक है, जहाँ से अपने लेक्चर स्टार्ट किया था शिप वगैरह की स्टेबिलिटी देखने के लिए, इसीलिए पूरा टॉपिक पढ़ा, वहीं पे देख रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हल्का सा शिप है, ठीक है, इस तरह से बना रखा है अपन ने, इसका केवल क्रॉस सेक्शन देखना है। तो इसको मैंने थोड़ा सा और इस तरह से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है, कि ये जो डार्क ब्लैक वाला पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है, जो शिप का वाला पोर्शन जो पानी से बाहर है। ये जो लाइट ब्लैक वाला है वो कहाँ पर है, पानी के अंदर। ठीक है, ये डैश डैश वाला पोर्शन क्या है, पानी की सरफेस। और ये वाला क्रॉस सेक्शन कौन सा है, ये वाला क्रॉस सेक्शन वो क्रॉस सेक्शन है शिप का जिसे पानी की सरफेस इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो जब भी आप स्टेबिलिटी देखोगे शिप की या फिर किसी भी फ्लोटिंग बॉडी की, तो ये दो क्रॉस सेक्शन, एक तो ये सामने वाला क्रॉस सेक्शन और एक ये वाला क्रॉस सेक्शन जिसे पानी की सरफेस इंटरसेक्ट कर रही है,
ये दोनों क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। किस तरह से इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं कि देखो, यदि किसी भी फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी देखनी है तो 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर। अच्छा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? एम और जी, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया? जी एम। यदि ये जी एम पॉजिटिव होगा तो बॉडी क्या होगी? स्टेबल। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि जो एम है वो जी से ऊपर है। यदि जी एम नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या है कि मेटा सेंटर कहाँ हो गया? नीचे। यदि मेटा सेंटर जी से नीचे हो गया तो फिर तो बॉडी कैसी हो जाएगी? अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जीएम क्या होना चाहिए? पहली बात पॉजिटिव। दूसरी बात, जितनी ज़्यादा ये जीएम डिस्टेंस होगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी बॉडी की। यदि शिप की बात कर रहे हो तो शिप की। क्यों भाई? क्योंकि देखो, जैसे अपन इसको एंगुलर टिल्ट करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो जी से पास हो ही रहा है, और बाउंड फोर्स कहाँ से पास होगा? एम से। अब देखो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो जितनी ज़्यादा जी और एम के बीच की डिस्टेंस होगी उतना ही ज़्यादा टॉर्क होगा, और जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतनी ही जल्दी बॉडी वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगी जैसे आप उसको डिस्टर्ब करते हो तो, ठीक है। तो इसलिए जो जीएम डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है यदि आप स्टेबिलिटी देख रहे हो फ्लोटिंग बॉडीज़ की। तो अब देखो, जीएम डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बीएम बोले तो सेंटर ऑफ बॉयंसी और मेटा सेंटर के बीच की डिस्टेंस माइनस बीजी, ठीक है। बीजी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता होगा बॉडी का। दूसरा क्या निकालना है? सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ बॉयंसी भी निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ये भी निकल जाएगा। मेन लड़ाई किसकी है? बी और एम के बीच की डिस्टेंस की, और वो क्या होता है? दैट इज नथिंग बट आई बाय वी। आई और वी क्या होता है? वी इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। आई क्या होता है? आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सरफेस इंटरसेक्टेड बाय लिक्विड एयर जंक्शन। कौन सा क्रॉस सेक्शन? ये वाला क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसीलिए मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होता है सेंटर ऑफ बॉयंसी और मेटा सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो, इस क्रॉस सेक्शन को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। तो देखो, जैसे ही आप इस क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो दो तरीके से निकल सकता है, एक लेंथ के अबाउट भी निकल सकता है और एक विड्थ के अबाउट भी निकल सकता है। तो यदि मैं लेंथ के अबाउट निकालता हूँ तो आई अबाउट लेंथ कितना हो जाएगा? दैट इज एल बी क्यूब अपॉन 12, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रोलिंग। ऐसे यदि मैं विड्थ के अबाउट निकालूँ तो वो हो जाएगा बी एल क्यूब अपॉन 12, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पिचिंग। अब रोलिंग और पिचिंग क्या होता है ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो देखो, मान लेते हैं ये आपका शिप है, ठीक है, इस तरह का कोई शिप है। यदि लेंथ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रोलिंग। रोलिंग क्या होता है थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो, यदि लेंथ के अबाउट शिप रोटेट करता है, ठीक है, इस तरह से डिस्टर्ब होता है तो दैट इज कॉल्ड रोलिंग। यदि विड्थ के अबाउट, ठीक है, विड्थ के अबाउट यदि रोटेट करता है तो दैट इज कॉल्ड पिचिंग। तो जब भी अपन इस शिप को देख रहे थे तो शिप दो तरह से डिस्टर्ब हो सकता है, दो तरह से रोटेट कर सकता है, या फिर तो वो लेंथ के अबाउट कर सकता है तो दैट इज कॉल्ड रोलिंग, ठीक है, या फिर वो विड्थ के अबाउट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड पिचिंग, ठीक है। समझ में आया? चलिए, तो ये है बस रोलिंग और पिचिंग की कहानी। अब देखो, वैल्यूज से ही समझ में आ रहा है कि एल क्या है? बी से बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पिचिंग दैट इज फार फार ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रोलिंग। इसका मतलब क्या होगा कि जो जीएम है पिचिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा होगा जीएम फॉर रोलिंग के लिए। तो यदि मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो बताओ भाई, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा क्रिटिकल होगी? पिचिंग की स्टेबिलिटी या रोलिंग की स्टेबिलिटी? अब ऑब्वियस सी बात है, देखो, यदि जीएम पिचिंग का ज़्यादा है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी भी पिचिंग की क्या होगी? ज़्यादा। इसका मतलब क्रिटिकल किसकी स्टेबिलिटी है? रोलिंग की। यदि रोलिंग में आपने किसी भी शिप को, किसी बॉडी को स्टेबल कर दिया तो पिचिंग के लिए तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए जितने भी शिप्स वगैरह होते हैं ना, वो शिप्स हमेशा डिज़ाइन किए जाते हैं किसके लिए? रोलिंग के लिए। कि यदि मैंने रोलिंग के लिए स्टेबल कर दिया तो पिचिंग के लिए तो वो अपने आप स्टेबल हो ही जाएगा, ठीक है। सेकंड इसका यूज आता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए। कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है? इट इज 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर अपॉन जी जी एम। के क्या है? के इज नथिंग बट रेडियस ऑफ गायरेशन या जायरेशन, जो भी बोलना है श्रद्धा अनुसार बोल लीजिए, ठीक है। क्या होता है भाई?
कैसे निकालेंगे के, कि भाई किसके लिए निकालेंगे, रोलिंग के लिए, क्योंकि रोलिंग क्या है, क्रिटिकल है। कैसे निकालते हैं, आई इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू के स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आई अपॉन ए। ठीक है, अब देखो यहां से एक और चीज बोल सकते हो क्या, यदि जीएम ज्यादा तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, यही चीज हमने बहुत पहले भी डिस्कस करी थी। ठीक है, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ही कम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है कि देखो जो वॉरशिप्स वगैरह होते हैं ना, वॉरशिप्स वगैरह ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू कार्गो शिप्स। क्यों बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि भाई जो वॉरशिप्स वगैरह होते हैं उन पे जो जेट्स वगैरह हैं वो लैंड करना होता है, उनको टेक ऑफ करना होता है। तो जैसे ही जेट यदि लैंड कर रहा है और शिप टेढ़ा हो गया तो लैंड हो ही नहीं पाएगा ना ढंग से। तो इसका मतलब क्या है, वॉरशिप्स इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि यदि वो हल्का सा टेढ़ा भी हो गया तो तुरंत क्या आ जाए, अपनी पोजीशन पे आ जाए और जेट वगैरह आराम से उसके ऊपर लैंड हो जाए। इसलिए जो वॉरशिप्स वगैरह होते हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कार्गो शिप्स। ठीक है, चलिए तो ये हो गया पूरा स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज के बारे में। इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर फ्लोटिंग इन अ फ्लूइड एज शोन इन फिगर। कर देते हैं भाई, कुछ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो जो कंडीशन है स्टेबिलिटी की, वो कंडीशन क्या है कि जी एम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। सिंपल सी बात। ठीक है, तो यदि इसमें मान लेते हैं 2-3 पॉइंट्स हैं, ये एम है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे जी, यहाँ पे कहीं पे बी। ठीक है, तो जी एम क्या होता है, जी एम इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, बी एम माइनस बी जी। ठीक है, अच्छा बी एम क्या होता है, आई बाय वी, और बी जी। अब देखो बी और जी कैसे निकालेंगे, कि जी तो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ऑब्वियस सी बात है कितनी डिस्टेंस पर आ जाएगा, यदि टोटल लेंथ है कैपिटल एच तो ये कितना हो जाएगा, एच बाय 2। ठीक है, यदि मैं इसकी बात करूं सेंटर ऑफ बॉयंसी, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है भाई, इट इज दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो मान लेते हैं डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इतना है, इसकी लेंथ है स्मॉल एच। ठीक है, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h बाय 2। ठीक है, तो आपके पास जो bg है, bg तो हो जाएगा डायरेक्टली आपके पास h बाय 2 माइनस स्मॉल h बाय 2। h पता है, स्मॉल h निकालना है। स्मॉल h कैसे निकालोगे भाई, स्मॉल h आराम से निकाल सकते हैं कि बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में, दैट मीन्स mg मस्ट बी इक्वल्स टू बॉयंट फोर्स। ठीक है, mg कैसे निकालोगे भाई, बॉडी की डेंसिटी कितनी दे रखी है, रो एस, तो रो एस इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी, दैट मस्ट बी इक्वल टू बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू सबमर्ज्ड वॉल्यूम। सबमर्ज्ड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच इंटू जी। जी से जी को उड़ा दो, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर को उड़ा दो, तो आपके पास आ जाएगा एच इज इक्वल टू रो एस बाय रो इंटू स्मॉल एच, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ से h निकल गया, इसको इसमें पुट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, bg जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, I बाय v। v क्या हो जाएगा, v इज दी सबमर्ज्ड वॉल्यूम या फिर डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच। कोई दिक्कत नहीं है, बचा क्या, बस I निकालना है। तो देखो I क्या होता है, I इज दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये वाला क्रॉस सेक्शन, ये वाला क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन होगा सर्कुलर। ठीक है, अब सर्कुलर की खास बात क्या है, या फिर तो इसके अबाउट निकालो या फिर इस वाली एक्सिस के अबाउट निकालो, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, सेम। और कितना हो जाएगा, पाई आर की पावर 4 बाय 4। तो इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, इसकी वैल्यू इधर डालिए, पाई आर स्क्वायर एच है ऑलरेडी, बीजी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। आपको कंडीशन क्या हो जाएगी कि दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से आपके पास कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी आ जाएगी। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ आपका फ्लूइड स्टैटिक्स खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे फ्लूइड काइनेमैटिक्स। ठीक है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स पर, जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक पढ़ाए हैं उन पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं प्लीज़ करिए। ठीक है, क्योंकि देखो जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आने वाला है। मेहनत का कोई सानी नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। आप कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हो, ठीक है, आपकी गेट में कितनी रैंक आई है, आपकी कॉलेज में कितनी CGPA थी, इन सब चीज़ों से कुछ मैटर नहीं है।
अभी आप जो मेहनत कर रहे हो वही मेहनत आपका रिजल्ट बनाने वाली है। CGPA कोई नहीं पूछने वाला, ES के एग्ज़ाम में कहीं पे भी नहीं पूछा जाएगा आपकी CGPA कितनी है, आपका कॉलेज कौन सा है, कुछ नहीं पूछा जाएगा। वहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। तो बस उन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए मेहनत करिए। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए सोचना, जो ऐसा भी आपका पास क्या है, पास को जाने दो भाड़ में, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रेजेंट पे ध्यान दो और मेहनत करो बस, ठीक है। तो इसी सब के साथ थैंक यू वेरी मच।